So let's start today's poem, the fourth one poem. Oh, where are you going? This is the poem of the day, and this poem is composed by Winston Hewden. You have read another poem of the मैम same poet, yes? मैम कल मैं इंग्लिश की पीरियड में प्रेजेंट थी। मैंने सारा पीरियड लिया था और मेरे घर में एब्सेंट गई हुई थी। Roll number 45। मैम मेरे भी ऐसे 45. ही हुआ है सैटरडे को। ये जो आपके पास आ रही है ना, ये जो मुझे एक और बच्ची भी मैसेज कर रही थी बार बार, मैंने उन्हें चेक किया है, वो लगाई होती है, प्रेजेंट तो मार्क की होती है। मुझे नहीं समझ आती कि आपके पास बैग किस तरह शो हो रही होती है। मतलब मैंने 2 दफ़ा चेक किया कि सारे बच्चों के सही सही रोल नंबर। और आपकी क्लास में तो ये भी नहीं होता कि कोई डबल डिजिट चल रहा है तो जी इधर वाले अलग थे उधर वाले अलग थे। तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आती है, बट 45 और दूसरा रोल नंबर भी बता दें मुझे, जो एक और बच्चे को प्रॉब्लम थी। 10। एक 45, हाँ जी 10, 45, और एक बच्चा को 56 है, ये पता नहीं कौन है जो जिसने मुझे मैसेज भी किया हुआ था, मैम या फिर हाँ जी 10। ओके ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। मैं इसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी पोइम को। ये जो पोइट है W.H. Auden, आपने इसकी एक और पोइम भी प्रिपेयर की हुई है। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द पोइम? नाइटमेयर। Nightmare. So it means that in the preparation of Nightmare, you have the idea about the poet and its qualification. Let's revise the things. Winston Hugh Auden, British American poet, and he got the degree of MA English in Linguistics and Literature. So highly qualified man was he. Therefore, his poetry is famous for its stylistic and technical achievements. बड़ा technically वो language and words का जो एक ब्यूटीफुल कम्बिनेशन और प्रेजेंटेशन देता है, इसलिए ये पोइट काफ़ी फेमस था। और मेन थीम्स जो इस पे उसने ज़्यादातर पोइट्री लिखी है वो क्या है? इट्स इन्वॉल्वमेंट, इट्स एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स। इसने पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिस्कस किया, मॉरल वैल्यूज़ को किया है, लव, अफेक्शन, सिंपथी एंड रिलीजियस आइडियाज़ को प्रमोट करता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि नाइटमेल के अंदर एक पॉलिटिकल सिनारियो था ना, उसका जो हमने इंटर वॉर ड्यूरेशन पढ़ा था, तो अपेरेंटली वो नाइटमेल एक ट्रेन थी, बट एक्चुअली वो सिम्बॉलिकली वो एक पॉलिटिकल सेटअप को शो कर रही थी। और इसके अंदर हमने मॉरल वैल्यूज़ को पढ़ा था, जैसे पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, सिंसेरिटी है, कंसिस्टेंस है। तो इस तरह ये चीज़ों को मिक्स करके बड़े अट्रैक्टिव वे में, बड़े ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करता है। एंड दिस स्पेशलिटी is related to the present poem. Oh, where are you going? The title is A Deep Question and Confrontational. ये बड़ा डीप क्वेश्चन है। ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी गलत रास्ते की तरफ जाने लगूं, तो मुझे को पीछे से कहे ओए किधर जा रहे हो अभी, तो बंदा डर ही जाता है कि पता नहीं क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि जाने वाला कोई और है और उसको पीछे से बुलाने वाला कोई और है। तो जब ये दो लोग होते हैं तो फिर क्या है? कॉन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, दो लोगों के दरमियान बातचीत है। इट इज अ मिस्टीरियस पोइम, बहुत ही मिस्टीरियस, बड़ी स्ट्रेंज सी पोइम है, which asks a number of psychological questions. इसके अंदर ह्यूमन साइकी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं और उनके आंसर्स भी। हालांकि क्वेश्चन आंसर्स का वाला पोइट्री से क्या ताल्लुक है? And look into never-ending battle happening within the human mind. और इसमें प्रेजेंट क्या किया गया है कि एक जो ह्यूमन माइंड होता है उसके अंदर एक अनएंडिंग बैटल होती है, फाइट होती है, स्ट्रगल होती है विद टू डिफरेंट थिंकिंग, टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब ये काम करना है, नहीं करना है, कर लेते हैं, हो जाएगा, नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम्स है। तो बंदे के अंदर दो तरह की थिंकिंग चल रही होती, जो उसके माइंड को कैप्चर करती है, उसको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये उसको डिसीजन नहीं लेने देती कि काम करना चाहिए या नहीं। इट क्रिएट्स अ मिक्सचर, ये एक मिक्स फीलिंग्स क्रिएट करती है, ये जो थिंकिंग होती है, विद फियर एंड ऑप्टिमिज्म। ऐसे लगता है कि फियर भी होता है, नहीं करते ना मुश्किल होएगी,
ऑप्टिमिज्म भी होता है कई लोगों में, नहीं नहीं हो जाएगा, जब मैं चाहूंगी तो मैं ये कर लूंगी, मैं जब सोच लेती हूँ तो ये काम हो जाता है। तो एक ऑप्टिमिज्म भी होता है और एक फियर भी होता है, दोनों चीजें मिक्स सी हो रही होती हैं। इस चीज के हवाले से हम ये पोइम पढ़ेंगे। इस ये पोइट्री कैसी है? दिस पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेट। बैलेट एक ओल्ड स्टाइल था राइटिंग का, जिसके अंदर बड़े क्लासिकल वोकैबलरी और एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं, विच प्रिडिक्ट्स द फेट। और इसके अंदर प्रिडिक्ट किया गया है, प्रोफेसाई किया गया है, पेशेनगोई की गई है फेट के हवाले से। जैसे आपकी क्लास में से कई बच्चे ऐसे थे ना, नहीं ना प्रिपरेशन की हुई थी टेस्ट की, और रिजल्ट जैसा आया है, अब बाद में पेपर हाथ में पकड़ के क्या कहते हैं, हाय मैं किस्मत में ऐसे लिखा था, इतने नंबर आ रहे थे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते थे। क्यों आप ये ऐसे सोच रहे हैं? क्यों आप किस्मत को इल्जाम देते हैं? पता है क्यों देते हैं? ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन बीइंग जो है सफर्स ड्यू टू इनडिसाइसिवनेस। वो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो सफर करते हैं, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं इनडिसाइसिवनेस की वजह से, एंड नॉट टेकिंग एक्शन। वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। मतलब आपके माइंड में सिर्फ एक बात रह गई, हाय 2 टेस्ट हैं इकट्ठे हैं, नई नंबर आने, नई प्रिपरेशन होनी, मिक्स हो जाने हैं। आपने अपना एक्शन तो लिया ही नहीं कि मैं करूं तो सही, देख लेती हूँ क्या होता है। मतलब सिर्फ सोच लिया और डिसीजन नहीं लिया। जब डिसीजन नहीं लिया तो अब क्या है, मेरी किस्मत में यही था, मुझसे अच्छा होता ही नहीं है। तो ये इस तरह की जो थिंकिंग है ना, उसको हमारी इस पोइम में बड़े खूबसूरत अंदाज में डिस्कस किया है पोइट ने। पोइम जो है ये किस तरह लिखी गई है? द पोइम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजास, ओवरऑल 4 स्टेंजास हैं, एंड ऑल ऑफ विच आर क्वाट्रेन्स, और ये सारी की सारी क्वाट्रेन्स हैं। क्लास में जब आना होता है माइक म्यूट करना होता है, ठीक है? वो आप बार बार मुझे टास्क ना दिया करें जी। ये क्वाट्रेन्स की फॉर्म है। क्वाट्रेन क्या होती है? जिसके अंदर हर एक जो स्टेंजा होता है ना, वो 4 लाइंस या वर्सेस का होता है। जैसे इसने जो पहले लिखी थी वो नाइटमेल थी, वो किसमें थी? कपलेट्स की फॉर्म में। कपलेट क्या होता है? वो पोइट्री का स्टेंजा होता है जो 2 वर्सेस पर बेस करता है। तो जब ये 4 पर होता है तो उसको क्वाट्रेन कहते हैं। सो ये जो पोइम है इसके अंदर आपने 4 लाइंस को इकट्ठे पढ़ना है, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन 2 वॉइसेस। और ये क्या करती है? ये मिक्स कर रही है डबल वॉइस को। वॉइसेस मतलब थिंकिंग, मेंटेलिटी, माइंडसेट, अप्रोचेस। ये जो इंसान की थिंकिंग है ना, 2 डिफरेंट वे में, उसको ये प्रेजेंट करती है। There are varying interpretations to whom these voices belong to, but it is most likely a conversation. वैसे तो इसकी varying में multiple interpretations हैं, explanations हैं कि ये 2 voices कौन कौन सी हैं, लेकिन mostly लोग agree करते हैं कि basically ये एक conversation है between a man of action and man of contemplation. मतलब अ मैन हु फियर्स गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। एक मैन होता है मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। एक वो बंदा होता है जो डिटर्मिनेट होता है, जो काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। और एक दूसरा होता है अ मैन हु फियर्स गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। वो हर वक्त डरा ही रहता है, हाय ये नहीं हो सकता, लाइट नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, ड्रामा है, फंक्शन है। हजारों किस्म के एक्सक्यूज होते हैं ऐसे स्टूडेंट के माइंड में कि मेरा टेस्ट नहीं प्रिपेयर हो सकता, और मैं टॉप ऑफ द लिस्ट अभी किया था, 2 टेस्ट इकट्ठे हैं, नहीं हो सकता, फियर। ये जो फियरफुल लोग होते हैं ना, ये कभी भी लाइफ में क्या नहीं कर सकते, गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ, दे आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ये बस फियर में मारे जाते हैं। तो ये 2 लोगों के दरमियान होने वाली एक कन्वर्सेशन, एक डिस्कोर्स या डिस्कशन है जो हमने इस पोइम में पढ़नी है। अब ये जो 2 लोगों की डिस्कशन है ना, ये बेसिकली 2 मुख्तलिफ किस्म की सोच रखने वाले लोग होते हैं। वो जो 2 मुख्तलिफ किस्म की सोच है, जो थिंकिंग है, जो अप्रोच है, जो माइंडसेट है, उसमें एक को कहते हैं पेसिमिज्म और एक को कहते हैं ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म क्या होता है? पेसिमिज्म एक ऐसी थिंकिंग होती है जो कावर्डाइस नेचर से रिलेट करती है। मतलब एक जो कावर्ड होता है, बुज़दिल इंसान होता है ना, और वो सुस्त किस्म का जो बच्चा होता है, ये उसकी जो थिंकिंग होती है ना, उसको पेसिमिज्म कहते हैं। चिकन हार्टेड में फियर, बहुत फियर में रहता है वो। अच्छा आप हैं सारे के सारे वही, लेकिन बार बार अपना माइक अनम्यूट पता नहीं क्यों कर देते हैं। एक भी बच्चा न्यू एंट्री वाला नहीं है, तो आपका हाथ क्यों लगता है कि माइक अनम्यूट होता है?
काइंडली अपने माइक को म्यूट रखा करें जी। चिकन हार्टेड होता है, चिकन हार्टेड मतलब वेरी फियरफुल, अफ्रेड ऑफ थिंग्स। छोटी सी उसकी नन्ही सी जान होती है, चिड़िया सा उसका दिल है, दिल ही नहीं करता उसको काम करने को। नेगेटिविटी ऑफ माइंड होती है। नेगेटिविटी क्या है कि हमेशा गलत बात को सोचना, जो चीज़ नहीं है उसको सोचना है। नहीं ना, देखो मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, हर चीज़ में नहीं है नहीं है नहीं है। ये क्या है? नेगेटिविटी ऑफ माइंड। यही सोच के उसने पढ़ना ही नहीं है। मसला क्या है? कावर्ड है, चिकन हार्टेड है, फियर है, थ्रेट है, इरेजोल्यूशन है, डिसीजन नहीं ले पाता, इनडिसाइसिव है, डिसीजन नहीं लेना। बस कर ले, नहीं करे, कर लेती हूँ, नहीं तो कर लेती हूँ, रहने देती हूँ, कोई बात नहीं होती, अगली दफा सही, आज नहीं पढ़ना, कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ना, परसों पढ़ेंगे। मतलब डिसीजन होता ही नहीं कि आज करना है। ये क्या है? पेसिमिज्म। लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? फोकस। जो कंसंट्रेट करना है, अटेंशन लगानी है, वो होती नहीं है। लैकेज होती है उनकी। लैक ऑफ क्लास में क्या हो रहा है? बस लेक्चर को हमने ऑनलाइन कर दिया है, अल्लाह जाने, और बस ठीक है, जो होता है हो ही जाए, मेरी अटेंडेंस हो रही है, बस ठीक है। बाकी कंसंट्रेशन कहाँ है? और कामों की तरफ। व्हाट्सएप पे आपके मैसेज चल रहे होते हैं, वैसे आपके दिमाग में कोई कहीं जाना है तो उसकी बातें चल रही हैं, घर में 10,000 कामों की तरफ आपका दिमाग गया हुआ है। तो जो कॉन्सेंट्रेट किए बिना काम है, कैसे पॉसिबल है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें? अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर क्या होता है? होए मेरे से नहीं हो सकता, तो फिर तो वाकई नहीं होना होता। तो ये जो सारी थिंकिंग है ना, ये जो माइंडसेट है ना, इसको इस पोइम में पर्सोनिफाई करते हुए एक करेक्टर की फॉर्म में उसने दिए। मतलब टू इमेजिनरी पर्सन्स पर्सोनिफाइड कर दिए। पर्सोनिफिकेशन क्या थी जी? कि हमने, है तो क्या ये थिंकिंग, और लिया कैसे? करेक्टर की फॉर्म में, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में। तो इसलिए ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। हमारी थ्री स्टैंजास में ये जो थ्री टाइम डिफरेंट नेम्स है ना करेक्टर्स के, वो एक्चुअल में एक ही थिंकिंग को फॉलो करने वाले। पेसिमिज्म को रीडर है सबसे पहले। रीडर कौन है? जो रीड करता है। मैं या आप रीडिंग करते हैं ना, तो रीड करने से हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारी रीडिंग होती है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन क्या हमें सच बोलना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, मेहनत में अजमत होती है, ये सारी बातें मुझे और आपको पता है। लेकिन हम में से कुछ लोग हैं वो अमल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो पढ़ के भी अमल ना करे वो कौन है? पेसिमिज्म अप्रोच को फॉलो करने वाला कावर्ड बच्चा, नेगेटिव माइंड वाला बच्चा, इरेजोल्यूशन वाला बच्चा। तो रीडर वो तमाम क्वालिटीज प्रेजेंट करता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है मगर एक्शन नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता। और वो करता क्या है? ना वो खुद पढ़ता है, ना दूसरे को पढ़ने देना चाहता है। होता है क्लास में आपकी फ्रेंडशिप ऐसे बच्चों के साथ, एक बच्ची होती है ना वो खुद पढ़ती है, ना उसने दूसरे को पढ़ने। तुम क्या रोक किताबी कीड़ा बनी रहती हो, रहने भी दो, चलो आओ बाहर, इतना मजा आ रहा है यार, आज हम मूवी देखने चलते हैं, हमारा फंक्शन है, चलो लाइफ में हमारी एक ही होती है, हमारी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई वो तो होती रहती है। हालांकि लाइफ के डिफरेंट फेजेस में कुछ हमारे पास राइट्स होते हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। राइट्स क्या है? यानी ये सारी आपकी ख्वाहिशात, आपके इंजॉयमेंट, आपके हकूक, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती हैं, यानी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं जो कि राइट्स लेना चाहते हैं, अपने एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं, इंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, मगर जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ड्यूटी की, परफॉर्मेंस की, फिर हाथ खड़े कर देते हैं, हमसे नहीं होता, हमारे पास नहीं है, टाइम है, हमें नहीं पता है। तो ये जो इस तरह की बातें करने वाला जो बंदा होता है, वो दूसरे बंदे को भी सुस्त बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इनएक्टिव होगा ना, दूसरे पे भी अपना असर डालेगा। तो ये जो रीडर है ना, वो इस पोइम में क्या कर रहा है? राइडर को समझाना चाह रहा है कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। तो इसका मतलब है राइडर उससे डिफरेंट है। राइडर कौन है? जिसकी सोच मुख्तलिफ है, वो ऑप्टिमिज्म अप्रोच रखता है। ऑप्टिमिज्म क्या है? करेजियस है, बड़ा बोल्ड है, ऐसा बंदा है, ब्रेव है, बहादुर है, वो डरता नहीं है चीज़ों से। पॉजिटिविटी ऑफ माइंड, चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करता है। वो समझता है कि अगर मेरे राइट्स हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, अगर लाइफ के अंदर हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है, अगर लाइफ के अंदर सक्सेस अचीवमेंट है तो डिफ़िकल्टीज भी हैं।
तो हर चीज जो है, जैसे फूल है तो कांटा भी है. Life is not the bed of roses, it is full of thorns. But it is not all the time in difficulty, it is also in enjoyment, in success, in achievement, in satisfaction. तो वो इन दोनों चीजों को समझता है. तो ये वो बच्चा जब ऐसी सोच अडॉप्ट कर लेता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. जब ये बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग पे आता है तो वो डिटर्मिनेशन की तरफ आ जाता है. वो डिटर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, डिसीजन लेना शुरू कर देता है कि ये मेरा टाइम इस चीज़ का है, मैंने इसको शेड्यूल किया, ये मेरा स्टडी का टाइम है, मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मैंने करनी स्टडी है, जो मर्जी कर लो, जो सुधर हो जाए दुनिया, मैंने तो नहीं किसी और काम की तरफ अपनी अटेंशन देनी. क्योंकि वो फोकस करता है किस पे? फोकस ऑन एम. जो लाइफ का एम है उसको टारगेट करता है. तो जब कोई बच्चा इस तरह की सोच को एडॉप्ट कर लेता है तो हम कहते हैं वो मैन ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच बन गया. तो जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देने वाला है वो राइटर है. यानी आपने रीड किया चीजों को, फिर उसको लाइफ में इंप्लीमेंट किया, तो आप राइटर है. तो राइटर कौन है? इस तरह का. लेकिन रीडर कौन है? डरा हुआ. वो क्या कर रहा है? उस राइडर को भी मना कर रहा है, ना जाना, ना करना. पता है नंबर ज्यादा लेना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके टेस्ट क्लियर होते हैं. आपको टॉप करना है, मत करना, ये नहीं हो सकता, ये तो दिन रात जागना पड़ेगा, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, तुम्हारी डाइट पे असर पड़ेगा, इंजॉयमेंट नहीं होगी, लाइफ तो होती इंजॉयमेंट है, जिंदगी एक दफा मिलती है. इस तरह की सारी नेगेटिव बातें वो राइडर को कह रहे हैं. अगले स्टेंजा में वो बंदा वही है, लेकिन ना जब इंसान कहते हैं बार बार एक बुरी आदत को अपना लेता है ना, तो उसकी शख्सियत में उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है. तो जब इंसान मैन ऑफ एक्शन ही ना बनता तो वो फियर में आ जाता है, उसकी जिंदगी फियर में आ जाती है. इस वजह से राइटर ने अगले स्टेंजा में उसकी अगली स्टेज बताई है कि जो बच्चा इस तरह की आदत को अपनाता है तो उसकी अगली जिंदगी कैसी होती है. फियरर होता है, वो चीजों से डरने वाला होता है, वो चीजों को टैकल ही नहीं करना जानता. और फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में बाज नहीं आता. फिर जो फारर फारर कौन होता है? ट्रैवलर. जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वो उनको हमेशा डराने पे ही लगा रहता है. हमेशा ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह मैं इनको भी अपने जैसा बना लूं. तो वो उसको अपने वो तमाम फियर्स बताता है कि ये चीज़ें होती हैं, तुम मत जाना, तुम्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिल रही. और जब इंसान अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा खौफ में गुजारता है तो खौफ जो होता है ना, ये हमेशा इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो ये इतना इंक्रीज हो जाता है कि उसकी जो लाइफ का एजड लाइफ आती होगी ना उस बंदे की, तो वो क्या है? हॉरर में आ जाता है. हॉरर क्या है? एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर. फियर जब इतना बढ़ जाता है कि इंसान के लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, वो हेल्पलेस हो जाए, तो वो हॉरर में आ जाता है. ठीक है. हॉरर, टेरर वो चीज़ है जिससे बाहर निकलना इंसान को इम्पॉसिबल लगता है. फियर से तो फिर भी बंदा आ सकता है ना, बाहर थोड़ी प्रैक्टिस करे तो बंदा खौफ से बाहर आ जाता है. जो हॉरर है, टेरर है, इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. तो वो अब रीडर को पहले राइडर कहता है तुम ना करना काम, वो फिर भी करता रहता है. फिर वो अगली स्टेज में जाके फॉरर को, ट्रैवलर को स्टॉप करना चाहता है, वो फिर भी नहीं रुकता. फिर वो हॉरिफाइंग फीलिंग्स देता है कि देख लो इस रास्ते में कई चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, वो नहीं तुम कभी भी एडॉप्ट कर पाओगे. तो जब वो इस तरह की चीज़ों को बताने लग जाता है तो आगे से रिस्पॉन्स देखें कितना खूबसूरत है. हियरर है आगे. हियरर कौन होता है? हियरिंग वही होती है जो ज़्यादातर आप क्लास में 50% बच्चा कर रहा होता है. हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क होता है ना. हियरिंग होती है अनकॉन्शियस एफर्ट और लिसनिंग होती है कॉन्शियस एफर्ट. मतलब आप कॉन्शियसली अपना फोकस करते हुए सुन रहे होते हैं तो आप लिसनिंग पे होते हैं. हियरिंग क्या होती है? जैसे आप मुख्तलिफ आवाज़ें, म्यूज़िक, रैंडम बातें, इधर उधर परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं, वो हियरिंग होती है. यानी इसमें आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं होते. तो जो ऑप्टिमिज्म रखने वाला बच्चा होता है उसको पता होता है कि जब मैं ये अपनी एक सक्सेस या अचीवमेंट की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे डराने वाले बहुत हैं मेरे दोस्त, मगर मैंने उन सब के खौफ को एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना. ये वो बंदा है जो बॉदर ही नहीं करेगा. अच्छा, 3 स्टेंजास में तो हमने ये पढ़ा ना कि ये क्या कह रहे हैं. फिर लास्ट स्टेंजा में क्या है? अभी फिलहाल हर स्टेंजा में ये बोलेगा, ये इसको डराएगा, धमकाएगा, बताएगा और ये सुनता जाएगा. लास्ट स्टेंजा में फिर ये करेक्टर जवाब देगा उसको बैक. तो हमने ये जो क्वेश्चन उसने किए हैं बाद में जो उसके आंसर है, इसको पूरा इस पोइम में पढ़ना है. तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. दिस पोइम इज अ डायलॉग बिटवीन टू imaginary persons personified as reader and writer. ये imaginary persons है, मतलब एक्चुअल में ये थिंकिंग है, ये इंसान की सोच है, मगर उसको परफॉर्म कैसे किया गया? जैसे वो करेक्टर हो, ह्यूमन बींग्स हो, इसलिए पर्सोनिफाई कर दिया. रीडर है,
कैसी थिंकिंग है इसकी? हुज लाइफ इज बेस्ड ऑन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड नथिंग प्रैक्टिकल। ये जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रखता है। इज टिमेंट एंड टेरिफाइड पर्सन, बड़ा टिमेंट, बड़ा शाय है, चीजों को मैनेज नहीं कर पाता, टेरिफाइड पर्सन है, डर ही डर है इसकी जिंदगी में। ऑन द अदर हैंड, द राइटर इज अ ब्रेव, करेजियस एंड प्रैक्टिकल मैन। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला बंदा है, ऑप्टिमिस्टिक है। Although his journey is replete, I mean filled with innumerable dangers, ये जो राइडर है इसे पता होता है कि जो मैंने कामयाबी के लिए अपना रास्ता चुना है, जो मैंने अपनी लाइफ में अपना एम सेट किया है, इसको हासिल करने में इननंबरेबल, आई मीन अननंबरेबल या फिर अनलिमिटेड डेंजर्स, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी। Yet he is determined to accomplish it through thick and thin, or whatever suffering and sorrows come in his way. फिर भी थिक एंड थिन क्या है? ईडियम है। तो वो जितनी भी डिफिकल्टीज आए, जितनी भी उसको सफरिंग को और ग्रीफ को फेस करना पड़े, वो इसके बावजूद भी डिटर्मिंड होता है कि अकम्प्लिश इट, इसको अचीव करेगा अपने लाइफ के गोल को। Through this dialogue between two opposite forces, I mean two opposite thinking, the reader and writer, the poet has tried to preach the philosophy of life. तो वो इस पॉइंट के जरिए, ये जो दो डिफरेंट तरह की इंसान की थिंकिंग होती है, जो वॉइसेस होती हैं इंसान के अंदर, उसके जरिए वो करना क्या चाहता है पोइट? वो असल में आप बच्चों को लाइफ गुजारने की फिलॉसफी टीच करना चाहता है, प्रीच करना चाहता है, बताना चाहता है आप जैसे यंग जनरेशन को कि दोनों तरह की वॉइसेस हर इंसान के अंदर होती हैं, मगर फॉलो किसको करना चाहिए। और अगर एक को फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, दूसरे को फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो वो उसके जरिए आपको क्लियर पिक्चर देना चाहते हैं कि अब चॉइस आपकी एक्सेस में है, आपके हाथ में है, आप चाहे तो जो भी अडॉप्ट करें, मगर सोच समझ के करें। दैट मैन, और वो ये भी बताना चाहता है, दैट मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान डिफीट के लिए नहीं है। एंड वन मस्ट बी डिटर्मिन्ड एंड कॉन्फिडेंट टू अचीव द गोल्स ऑफ लाइफ विदाउट लूजिंग करेज एंड होप। और इंसान को कभी भी किसी मुकाम पर डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, अपनी होप को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का गोल अचीव करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड रहना पड़ता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, अपनी इंजॉयमेंट के टाइम को, अपने रेस्ट के टाइम को, अपनी लाइफ की बहुत सारी जो लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, उनको। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है, अगर आप उनको फेस करेंगे तो एट द एंड जो सक्सेस है वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन लेकर आती है, वो आपके लिए, आपको रोल मॉडल बनाती है दूसरों के लिए। जबकि द रीडर, दूसरे के साथ क्या होगा? द रीडर इन दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दोज कावर्ड्स। जबकि जो रीडर होते हैं, जो पेसिमिस्टिक होते हैं, वो बच्चा अगर अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखता है तो वो सबसे पहले तो क्या है, कावर्ड बन जाते हैं। हु डाई 10 टाइम्स बिफोर डेथ, उनकी पूरी जिंदगी में सिवाय फियर के और फेलियर के कुछ भी नहीं होता, नाकामी होती है सिर्फ। और इस पोइम के अंदर ये बताया गया है वैली, वैली मतलब आप इसको वर्ल्ड भी कह सकते हैं, कि जो दुनिया है ना, इज द सिंबल ऑफ हार्डशिप्स। और ये हार्डशिप्स के साथ और बड़ी सफरिंग्स और डिफिकल्टीज के साथ गुजरती है, लेकिन जो डिफिकल्टीज को फेस करना जानता है वही हीरो बनता है। तो ये जो दो तरह की अप्रोचेस हैं, उसके जरिए वो आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी वाली थिंकिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। सो अब तक आपको पोइम का एक रफ स्केच मिल गया होगा। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इस पोइम के फर्स्ट स्टैंजा में क्या बात हो रही है। ओह, वेयर आर यू गोइंग, said reader to writer. That valley is fatal when furnaces burn. Yonder is the maiden whose altars will madden. That gap is the grave where the tall return. The first one stanza. With all the threats and sorrows that are discussed by a pessimistic person named as reader, and all these ideas the reader is trying to transfer to the writer. The writer is a पैसिव लिसनर को यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देगा, सिर्फ सुनेगा उसकी बातों को कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। वो कहता है, रीडर राइटर कहता है, ओ वेयर आर यू गोइंग, किधर को जा रहे हो तुम,
ओ क्या है यहाँ पे? आर्केइक डिक्शन है। आर्केइक ओल्ड ट्रेडिशन को कहते हैं। असल में जैसे सिमिलीज, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन होती है ना, ऐसे ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। मैं आप अपने कल्चर में क्या कहते हैं, ओए किधर जा रहे हो ये जो लफ्ज हम ओए इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये भी आर्केइक है। देखिए आज के दौर में हम इस्तेमाल नहीं करते, पास्ट में ज्यादा था। तो इसके जरिए पोइम को उसने जरा क्या टच दिया जी, ओल्डन डेज का टच दिया है ऑर्डन ने। इसके बाद वो बात करते हैं दैट वैली। वैली यहाँ पे एक रिलीजियस रेफरेंस है, बिब्लिकल रेफरेंस है। वैसे इसके सिनोनिम क्या है, वेल या डेल, मगर एक्चुअल में ये वैली ऑफ हिनोम का जिक्र है। वैली ऑफ हिनोम क्या है? क्रिश्चियन बाइबल में ये एक ऐसी वैली है, ये एक ऐसा एरिया है, प्लेस है वेयर बोथ सोल एंड बॉडी कुड बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, उसकी बॉडी, उसकी सोल, हर चीज की डेथ होती है। अगर हम बीइंग मुस्लिम देखें तो जहन्नम का जिक्र ऐसा ही होता है, जहन्नम की बात की है उसने। एक्सट्रीम फायर, हीट, फिल्थ, फिल्थ कहते हैं वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट। कहता वहां पे गंदगी होगी, आग होगी, हीट होगी, अनबियरेबल होगी। व्हेन फर्नेसेस बर्न, फर्नेसेस वैसे किसको कहते हैं जी, किल भट्टी को कहते हैं। जब कहता उसके अंदर आग जलती है ना, किल्न, तो वो भट्टी बन जाती है। यानी भट्टी ऐसी चीज है जिसके अंदर ब्रिक्स वगैरह जब हम करते हैं बेक, तो अगर कभी आपको देखने का मौका मिला जहाँ पे रोड पे जाते हुए अक्सर हम दूर से धुआं निकल रहा है, हम कहते हैं जी भट्टे पे ईंटें बन रही हैं। तो वो जो ईंटें बनाने वाली जो जगह होती है, वो किल्न भट्टी जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, फायर होती है। और अगर आप उसे 3-4 फीट के डिस्टेंस पे भी खड़े हो ना बाहर, वहां तक उसकी हीट आ रही होती। तो कहता ये जो वैली है ना, वैली को ना आप ये समझ लें कि जो इंसान का एम ऑफ लाइफ होता है, वो कहता है ये जो तुमने अपनी लाइफ में एम, डेस्टिनेशन रखी है ना, वो बड़ी फैटल है, डेडली है। तुमने खप जाना है इसके लिए। जब तुम इसकी एफर्ट करोगे, इसकी स्ट्रगल करोगे, तो तुम हीट में आ जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे फायर है। फायर मतलब डिफिकल्टीज ही डिफिकल्टीज हैं, ट्रायल्स ही ट्रायल्स हैं। वहां पे कोई इंजॉयमेंट नहीं आनी, कोई कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं आनी, कोई आराम रेस्टिंग मोड नहीं आना। फुल टाइम तुम्हें डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा। और इतनी डिफिकल्टी होगी, यॉन्डर, यॉन्डर भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, आजकल दैट या देयर इसकी रिप्लेसमेंट में आते हैं। देयर आर द मिडन। कहता फिर वो जो आपकी डेस्टिनेशन है ना सिर्फ ये कि वहां पे सफरिंग है, डिफिकल्टीज हैं, ऑर्डील्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, बल्कि वहां पर तो मिडन भी है। डंग हिल, डंग हिल हीप्स ऑफ पायल है, मतलब जो कूड़ा करकट है उसके ढेर लगे हुए जगह जगह, कहता उस जगह पे। और वो जो कूड़ा करकट है ना, हुज औसत बैड स्मेल है उसकी, विल मैटन। कहता इतनी गंदी स्मेल आती है कि वो तुम्हारे माइंड को मैड बना देगी, मेड यू मैड, क्रेजी, तुम पागल हो जाओगे। और फिर सिर्फ यही नहीं है, उस जगह को क्रॉस करके उस अपने एम को अचीव करने के दरमियान गैप है एक बहुत बड़ा, हॉलो प्लेस आती है, कैविटी, एक बहुत बड़ा गड़ा भी है वहां पे। इज द ग्रेव, वो कब्रिस्तान है, पूरा कब्र बन जाएगी तुम्हारी। वेयर द टॉल रिटर्न, जो तुम्हारे जैसे कोई भी टॉल, हाइटेड, ब्रेव, बोल्ड, डिटरमिन्ड लोगों ने कभी क्रॉस करना चाहे ना इस गैप को, तो वो उसमें गिर जाते हैं। क्योंकि वो गैप इतना ज्यादा डीप है कि उससे बाहर ही निकला जा सकता। और पहले वो अपनी लेंथ विड्थ में इतना बड़ा है कि उसको क्रॉस भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो कबर बन जाता है, फिर वहीं पे बंदे की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी डिफिकल्टीज है, इनके साथ वो अपने लाइफ के गोल को अचीव नहीं कर सकते, तुम ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए छोड़ो परे, तुमने इतनी मेहनत करनी है, आराम फरमाओ। जिंदगी जो है वो एक दफा मिलती है, इसको एंजॉयमेंट में गुजारना चाहिए। तुमने क्यों इसको डिफिकल्टी में लेके जाना है? ये बहुत तमाम नेगेटिव आइडियाज हैं जो कौन डिलीवर कर रहा है, रीडर। वो कौन है जो खुद चीजों से डरने वाला है, ना उसने कभी खुद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दी है, ना वो किसी दूसरे को चाहता है कि वो दे। तो आप लोगों को भी सबसे पहले ये चाहना चाहिए कि
आपने ऐसे फ्रेंडशिप सर्कल से बाहर निकलना है। आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसी फ्रेंड हो जो इस तरह के आइडियाज प्रेजेंट करती है तो बी केयरफुल। आपने इसके बाद अवेयरनेस लेनी है कि ये जो चीजें होती है ये इंसान की सोच उसके अंदर, ये नहीं मैं जब आप नमाज पढ़ने लगते हैं कभी ऐसा होता है अभी उठती हूँ बस ड्रामे का आखिरी सीन, सच में बस 2 मिनट ये काम कर लूँ वो कर लूँ और टाइम खत्म हो जाता है, हमारा डिसीजन नहीं ले होता। और फिर हम क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, लेम एक्सक्यूज देते हैं, नहीं वो पता क्या है मैं बिजी हो गई थी, मुझे फलां मसला हो गया था फलां हो गया था, तो नहीं कर सके। तो जो ना कर सकना है इसका मतलब है इंसान के अंदर शैतान रहता है। शैतान किस सूरत में आता है, पैसिमिज्म की सूरत में आता है, कावर्डाइज की सूरत में आता है, हमारी माइंड को नेगेटिव बनाता है, हमें इनडिसाइसिव बनाता है, वो हमें डिटर्मिन्ड होने नहीं देना चाहता। तो एक इंसान की इंसानियत क्या है कि वो अपनी इस तमाम नेगेटिव थिंकिंग से ओवरकम करे, उसे बताए कि नो, जहाँ पे शैतान होता है वहां पे रहमान भी होता है। शैतान अगर डराता है तो रहमान हाथ पकड़ के आगे तक कामयाबी तक लेके जाता है। क्या ख्याल है? तो वो ये चीज जो सोच को बदलना है, ये कौन बदलेगा? ये डिटरमिनेट बच्चा बदलता है। वो बच्चा जो डिफिकल्टीज को फेस करना चाहता है, जो ये समझता है कि जिंदगी सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं होती, बा मकसद जिंदगी एक इंसान की शान है, ये उसका वकार है। कंफर्टेबल तो एनिमल्स भी होते होंगे, बर्ड भी होते होंगे, खा लिया पी लिया इधर उधर उड़ लिया फिर लिया, दैट्स ऑल। तो इंसान की इंसानियत तो ये डिमांड नहीं करती। तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि लेकिन ये फोर्सेस हमें डराती जरूर है। तो अब हम इसको देख लेते हैं जरा एक नज़र, इसकी एक्सप्लेनेशन। वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, सेंस आपको मिल गई। अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। इन दीज वर्सेस द रीडर हु इज कावर्ड फुल ऑफ ओ एंड astonishment discourages the writer from continuing his tough task of traveling। ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं या अचीविंग गोल इन लाइफ भी कह सकते हैं। तो ये जो रीडर है, जो कावर्ड है, जो डरा हुआ है, ओ किसे कहते हैं? फियर को कहते हैं। फुल ऑफ ओ आई मीन अफ्रेड ऑफ थिंग्स एंड एस्टॉनिशमेंट, वो स्टार्टल्ड रहता है हर वक्त, वो डिस्करेज करता है, डीमोटिवेट करता है राइडर को, मेहनती बंदे को, हार्ड वर्किंग पर्सन को, कि वो भी कंटिन्यू ना करे अपने टफ टास्क ऑफ अचीवमेंट को, वो अचीवमेंट की तरफ ना जाए। ही सेज दैट द वैली वेयर द राइडर इज गोइंग, वो उसको बताता है कि जिस वादी की तरफ तुम जा रहे हो, जिस डेस्टिनेशन को तुम अचीव करना चाह रहे हो, जिस गोल को तुमने लाइफ में टारगेट किया है, इज रिप्लीट विद हीप्स ऑफ डंग आई मीन वेस्ट मटेरियल। वो फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, वहां पे हीप्स हैं, पाइल्स हैं, ढेर लगे हुए कूड़ा क्रिकेट के। whose nasty smell may sicken him or madden his mind। और उसकी जो नास्टी बैड स्वीयर स्मेल है ना, वो तुम्हें मेंटली क्रेजी बना देगी। टू स्ट्राइक फर्दर हॉरर इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ राइटर, फिर वो इस पे बस नहीं करता, वो और डराता है उसे। द रीडर एड्स दैट देयर इज ऑल्सो अ ग्रेव इन द फॉर्म ऑफ अ गैप, वहां पे एक बड़ा गैप है जो ग्रेव बन जाता है फॉर दोज पीपल हु ट्राई टू क्रॉस इट। वो जो इसको क्रॉस करना चाहता है, जो इस टारगेट को अचीव करना चाहता है, जो उस वैल्यू उस डेस्टिनेशन को क्रॉस करना चाहेगा, वो वहां पे मर जाएगा, ग्रेव है वहां पे उसकी डेथ हो जाएगी एट द वेरी आउटसेट। तो इस आउटसेट, इस स्टेंजा, इस पिक्चर के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं? द रीडर ट्राइज टू फ्राइटन एंड डिस्करेज द राइटर फ्रॉम अकम्प्लिशिंग हिज जर्नी। वो नहीं चाहता कि राइडर अपनी जर्नी ऑफ सक्सेस को अकम्प्लिश करे, कंप्लीट करे, अचीव करे, क्योंकि रीडर इज इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक एंड फार मोर फ्राइटन। क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, वो फ्राइटेंड है, चीज़ों से फियर फील करता है। सो ही कांट ओवरकम द ऑब्स्टेकल ऑफ लाइफ, इसलिए वो अपनी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स, अपनी डिफिकल्टी से ना खुद ओवरकम करता है ना दूसरे को करने देना चाहता है। एज शेक्सपियर सेड, एक्सट्रीम फियर कैन नाइदर फाइट नॉट फ्लाई। सो आज के लेक्चर में बस इतने का आइडियाज काफ़ी हैं। आई होप सो आपने मेरे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया होगा। एक बच्चे ने रिसेंटली ज्वाइन भी किया है। ओके, और ये भी अंडरस्टैंड किया है कि लाइफ को लीड करने के लिए, गुजारने के लिए आपको कौन सी अप्रोच आज अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आज आप उसका प्रॉमिस करेंगे तो कल उसको अडॉप्ट करेंगे ना।
तो इसका मतलब है हार्ड वर्किंग अप्रोच को अडॉप्ट करना है। अभी हम आगे से आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पोइम को वाइंड अप करके ये भी लर्न करेंगे कि अगर हम इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो नहीं करते तो हमारा अंजाम क्या होता है। एनी हाउ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत ख्याल अपनी स्टडी का भी रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।